एक संस्था है पीएफआई, जिसका नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। पिछले कुछ सालों में लगभग हर दंगे फसाद की सिचुएशन में इसका नाम ज़रूर आया है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आरोप लगाया था कि पीएफआई विदेशों से गलत तरीके से धन जुटाने और इकट्ठा करने में लगा हुआ है। एजेंसियों को गुप्त और अवैध चैनलों के माध्यम से भारत में धन हस्तांतरित करने की सूचना भी प्राप्त हुई और पीएफआई इसी धन का उपयोग दंगे फसाद में कर रहा है। और हाँ, पिछले दिनों में आपने सुना ही होगा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और इसके छात्र विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सीएफआई सहित इसके प्रमुख 8 सहयोगियों या फ्रंट संगठनों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत एक गैर कानूनी संघ घोषित करके 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। तो हुआ यूं कि सरकार के पास एक अति शक्तिशाली कानून है यूएपीए अर्थात अवैध गतिविधियां रोकथाम या निवारक अधिनियम, जिसका उपयोग करते हुए सरकार ने इस संस्था को न सिर्फ प्रतिबंधित किया है बल्कि इससे जुड़े कई लोगों को भी इसी कानून के सहारे गिरफ्तार किया है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर सुनवाई के लिए यूएपीए के अंतर्गत बने एक न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है, जो कि इस विशेष ट्रिब्यूनल में मामलों की सुनवाई करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शशिधर, आप सबका ध्येय टीवी के खास प्रोग्राम राजकाज में स्वागत करता हूं। तो आइए जानते हैं कि क्या है यूएपीए अधिनियम। दरअसल यूएपीए को 1967 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत तत्कालीन समय में हो रही और भविष्य में होने वाली आतंकी और गैर राज्यकारी विध्वंसात्मक यानी डिस्ट्रक्टिव गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार व कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज को विशेष शक्तियां दी गई थी। इसकी अन्य बातों के अलावा यह अधिनियम आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए विशेष प्रक्रियाएं स्थापित करता है और इसका लक्ष्य भारत में अवैध गतिविधि संघों यानी एसोसिएशंस को प्रभावी ढंग से रोकना बैन करना है। अब गैर कानूनी या अवैध गतिविधि को जानना हो तो यह कहा जा सकता है कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को कम करने के इरादे से किसी व्यक्ति या समूह द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही को गैर कानूनी गतिविधि यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज कहा जाता है। इसी अधिनियम के अनुसार यदि कोई संगठन आतंकवाद के कृत्यों में भाग लेता है या आतंकवाद के लिए तैयारी करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है या किसी भी अन्य प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आतंकवाद में शामिल होता है, तो केंद्र सरकार ऐसे संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है। यह अधिनियम सरकार को इन्हीं कारणों के आधार पर लोगों को आतंकवादी के रूप में लेबल करने का भी अधिकार देता है। मृत्युदंड और आजीवन कारावास यूएपीए के तहत सबसे गंभीर दंड है। यह अधिनियम सरकार को पूर्ण और असीमित शक्तियां देता है और यदि केंद्र किसी गतिविधि को अवैध मानता है तो वह इसे सिर्फ आधिकारिक राजपत्र यानी गैजेट पेपर में प्रकाशित करके अवैध कर घोषित कर सकता है। यूएपीए के तहत भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर कार्यवाही की जा सकती है, चाहे अपराध किसी दूसरे देश में ही क्यों न किया गया हो या भारत में। अपराधियों को समान आरोपों का सामना करना पड़ेगा। खैर, मूल रूप से 1967 में इसे पारित किया गया था और 2004 और 2008 में इस अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए और इसे आतंकवादी विरोधी कानून के रूप में स्थापित किया गया। और अगस्त 2019 में संसद ने इस अधिनियम में विशेष बदलाव करके इसे और कड़ा और अधिक प्रभावी बना दिया। नए संशोधनों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आतंकवादी कृत्यों में भाग लेता है या आतंकवादी हमलों की योजना बनाता है या आतंकवाद को बढ़ावा देता है या किसी अन्य प्रकार से आतंकवाद में शामिल होता है, तो ऐसे व्यक्ति को सरकार आतंकवादी के रूप में लेबल कर सकती है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह देखा गया कि जब एक आतंकवादी संगठन को गैर कानूनी घोषित किया जाता है तो उसके सदस्य आतंकवाद को जारी रखने के लिए एक नया समूह बना लेते हैं और अपनी आतंकी गतिविधियां जारी रखते हैं। यह अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के महानिदेशक को संपत्ति की जब्ती या कुर्की की मंजूरी देने का भी अधिकार देता है। इस संशोधन से पूर्व जांच अधिकारी को आतंकवाद से जुड़ी किसी भी संपत्ति को जब्त करने के पहले पुलिस महानिदेशक यानी स्टेट के पुलिस डीजीपी की मंजूरी लेनी होती थी और अब सीधे ऐसे मामलों की जांच एनआईए कर सकती है और एनआईए के महानिदेशक की अनुमति मात्र से ही संपत्ति की जब्ती भी की जा सकती है।
इसमें यह देखा गया कि कई आतंकी संदिग्धों के पास विभिन्न राज्यों में संपत्तियां होती हैं। ऐसे मामलों में विभिन्न राज्यों के डीजीपी से अनुमोदन प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जाता था और परिणाम देरी से अभियुक्त को संपत्ति हस्तांतरित यानी ट्रांसफर करने की अनुमति मिल जाती थी। और यूं कहा जाए कि बचने और भागने का एक रास्ता मिल जाता था तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा। खैर, नए संशोधन के अंतर्गत एनआईए अधिकारियों में निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर या उच्च पद के अधिकारी भी मामलों की जांच कर सकते हैं। इससे पहले के संशोधन से पूर्व यह प्रावधान था कि मामलों की जांच केवल उप अधीक्षक डीएसपी या सहायक पुलिस आयुक्त एएसपी के उच्चतर अधिकारी रैंक के ही लोग कर सकते थे। अब इंस्पेक्टर भी कर सकते हैं। गिरफ्तारी या जमानत के प्रावधानों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसा पहले था वैसा अभी भी है। अंततः यह कहा जा सकता है कि आतंकवाद एक गंभीर समस्या है। ऐसा कहने में तनिक भी संशय नहीं होना चाहिए कि यूएपीए अधिनियम सरकार और एजेंसियों को असीमित शक्तियां देता है, जिसमें गलतियां होने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। हालांकि विशेष ट्रिब्यूनल द्वारा अगर समयबद्ध सुनवाई की जाए और निष्पक्ष सुनवाई की जाए तो सब कुछ संवैधानिक रूप से सही हो सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी बनी रह सकती है और लोगों के अधिकार भी वहां पर बने रह सकते हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही विशेष जानकारी लेकर मैं जल्दी ही आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।